Good morning. Uh, those who have appeared for the Haryana, uh, actually, I have got the paper. So, today itself, I will try to uh, give you the total solution of the paper, but not in the proper classes. Rather, I will send you the link and through which you can go through the paper. Okay. तो जो लोग भी पेपर दे के आ रहे हैं वो आज तक का वेट कर लें. आज शाम तक कोशिश करेंगे इसको अपलोड कर देंगे. तो देखते हैं. और बाकी बहुत वेट नहीं कर सकते हम लोग. चलिए अपने काम से शुरू कर देते हैं अपने टाइम से. क्योंकि बहुत सारे लोग हरियाणा देने गए होंगे तो लेट से आए होंगे, मुझे मालूम है. कुछ तो आ भी नहीं पाए होंगे. तो फिर ऐसे तो क्लासेस हमेशा ही सस्पेंड होती रहेंगी, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद आपको झारखंड जाना है, फिर कुछ दिनों बाद कहीं और जाना है. मेरा थोड़ा मानना इससे अलग है. 50 जगह एग्जाम नहीं देना चाहिए बहुत ज्यादा दौड़ दौड़ के, जब तक कि खासकर प्रिपरेशन ना हो जाए. देखो 10 सब्जेक्ट मेन है, वो 10 सब्जेक्ट पहले पूरे कर लो. सीधी बात ये है. योर बेसिक्स मस्ट बी वेरी क्लियर. वंस योर बेसिक्स if it is clear, then you can appear in any examination. और वो फिर 1-1.5 महीने का टाइम होता है. देन यू कैन गो थ्रू द लोकल लॉज. उस लोकल लॉ में आप चले जाइए, थोड़ा सा जीएस वगैरह पढ़ते रहिए, तो आपका सिलेक्शन हो भी सकता है. मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं. आजकल कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन है यार. तो ये जो भागने का सिस्टम बना के रखा है ना, कि जैसे आज यहाँ का एग्जाम हुआ, कल एमपी का होगा, परसों छत्तीसगढ़ का होगा, फिर उसके बाद झारखंड का होगा. इसमें एग्जाम देने जाओ, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. बहुत अच्छा है एग्जाम देना, जरूर देने जाना चाहिए. यू गेट द रियलिटी चेक. बट द थिंग इज, इफ यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन कंटिन्यूअसली, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर टाइम फॉर योर प्रिपरेशन. तो प्रिपरेशन के लिए बहुत शांत होना पड़ेगा आपको. सीधी बात यह है कि प्रिपरेशन करने का फंडा ही ये है कि आपको कटना पड़ेगा सबसे. बिल्कुल एक शांत होके बैठ जाइए कि मुझे प्रिपरेशन करनी है, कैसे करनी है, इस तरीके से जाएंगे और प्रिपरेशन. अगर वो ऐसा हो पाता है तब तो ठीक है, और अगर नहीं हो पाता है तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा आपके लिए. पहले ही बता दे रहा हूं आपको कि प्रिपरेशन एक ही तरीके से की जा सकती है, और वो शांत होके की जा सकती है. एक जगह बैठो और प्रिपेयर करो, रिजल्ट आने लगेगा तुम्हारा. घबराओ मत. चलिए. तो जो लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो अब वो रिकॉर्डिंग देखेंगे या बाद में जब ज्वाइन करेंगे तो देखा जाएगा. अच्छा चलिए, हम लोग अपने कॉन्टिन्यूसली इस पर डिस्कशन करेंगे. व्हाट वी आर डिस्कसिंग. और अच्छा हाँ, मैंने आपसे एक और चीज कही थी कि आप अपने नोट्स प्रिपेयर रखिएगा. अभी के नोट्स थोड़े बहुत मैंने देखे थे. शिवम, थोड़ा सा बच्चे मेहनत करनी पड़ेगी. मुझे मालूम है कि तुम बहुत सारी चीजें इधर उधर कर रहे हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें लगना पड़ेगा. श्वेता और पीयूष, आप लोग भी थोड़ा सा टाइम निकाल के ढंग से करिए. और अभी आप अच्छा कर रही हैं, लेकिन मेंस के पर्पज से उतना सफिशिएंट नहीं है, और बेहतर करना पड़ेगा हमको. तो ये तो मान लीजिए अभी 2 ही क्लासेस हुई थी. नेक्स्ट सैटरडे को हम प्रॉपर एक टेस्ट रखेंगे. प्रीलिम्स का भी टेस्ट होगा वो, और मेंस का भी क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा. वो बाद में डिसाइड करूंगा कैसे पेपर होंगे, क्या सीन होगा. तो वो तो हम लोग सैटरडे को रखेंगे. अच्छा चलिए. व्हाट वी वर डिस्कसिंग, वी वर डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द क्राइम. Nature and definition of the crime. So definition of the crime, you have studied a number of definitions, but you must understand that crime is a relative concept. That is very clear. Crime एक relative concept है. ये morality की तरह तो नहीं है, लेकिन crime फिर भी एक relative concept है. There cannot be a universal definition of the crime. एक universal definition नहीं हो सकती है crime की. For example, a particular thing, whether it is a crime or not, it will depend on various factors. हमारे यहाँ का जो कल्चर होगा वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर अलग अलग होगा. तो हो सकता है जैसे अरबियन कल्चर में बहुत सारी चीजें ऑफेंस हैं वुमेन के लिए, आपके यहाँ ऑफेंस नहीं है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जानते होंगे एक 2019 में एक केस आया, और आपने कहा कि साहब एडल्ट्री इज नाउ नो मोर एन ऑफेंस. आईपीसी में फिर वो ऑफेंस नहीं रह गया. तो आईपीसी में तो ऑफेंस नहीं है नाउ. एडल्ट्री इज नॉट एन ऑफेंस. एडल्ट्री अब आईपीसी में ऑफेंस नहीं है इंडिया में, लेकिन अरबियन कंट्रीज में एडल्ट्री इज सीरियस ऑफेंस आज भी है. तो इसका मतलब है कि जो ऑफेंस होती है, उस जो द टर्म ऑफेंस या जो आप क्राइम जिसको कहते हैं,
कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं हो सकती, देयर कैन नॉट बी ए सिंगल यूनिवर्सल डेफिनेशन विच कैन कवर द एंटायर एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, ऐसा नहीं हो पाएगा। सबको कवर कर सके और एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बना दोगे कि ऐसा ऐसा होगा तो ही क्राइम है और हर जगह के लिए क्राइम है, ये पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, एक बाद का डेवलपमेंट आया, खासकर ये अमेरिका में डेवलपमेंट देखा गया, जिसे तुम बाद में पढ़ोगे, अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस का भी पढ़ोगे तो सोशियोलॉजिकल स्कूल के नाम से पढ़ोगे तुम उसको। सोशियोलॉजिकल स्कूल वगैरह, इससे कंफ्यूज नहीं होना तुम लोग। होता क्या है कि एक्चुअली अमेरिकन सोसाइटी में when they found that they have money, they got everything, they got development, they got money. But in USA in 19th century different kind of problem arose. Institution of family was at decline, various offenses they were on peak. तो प्रॉब्लम ये हुई कि समझ में नहीं आया कि पॉवर्टी का रिलेशनशिप क्राइम से हो सकता था, ये अचानक इतने क्राइम क्यों हो रहे हैं जबकि हमारे यहाँ तो पैसा भी आ रहा है। वहां पर सोशियोलॉजिकल स्कूल ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और खासकर उसमें एक नाम आता है रॉस्को पाउंड का। ही वाज यूएस जज, एक्चुअली लेटर ऑन ही बिकेम जज। तो रॉस्को पाउंड, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर ऑफ द लॉ, बहुत बड़ा स्कॉलर था लॉ का। उसने क्या किया, ही स्टडीड द crime in respect of the social, in respect of society. He found different crimes are arising because of the development or the change in the society. जो सोसाइटी ट्रांजिशन के फेज से जाती है उसकी वजह से बहुत सारे नए नए क्राइम्स आ जाते हैं। He found that it is actually the social phenomena which is responsible for criminality in the society. उनका इंडिविजुअल नहीं है, ये तो सोसाइटी का रोल है जिसकी वजह से कुछ क्रिमिनल बन जाते हैं। व्हाई इज इट हैपनिंग दैट अ पर्टिकुलर एरिया इट इज मच मोर क्राइम प्रोन, जहां पर एजुकेशन कम होगी, जहां पर स्लम एरियाज हैं, दे आर मच मोर क्राइम प्रोन। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सोसाइटी में एक एक खास एरिया, एक खास जो ग्रुप है वो क्राइम प्रोन क्यों है? इसको स्टडी किया सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ने। बाद में इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सोशियोलॉजी का जो रोल हुआ वो क्राइम की स्टडी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसने, और इसकी स्टडी कहां पर की गई? यूएसए में। ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल, कई बार आपसे पूछा भी जाता है प्रीलिम्स में, सोशियोलॉजिकल स्कूल कहां पर डेवलप हुआ? यूएस में। उसके फादर कौन थे? यही थे, रॉस्को पाउंड साहब थे। इन्होंने ही एक थियरी दी थी जिसे अब सोशल इंजीनियरिंग की थियरी, बाद में हम लोग पढ़ेंगे कभी मौका मिलेगा तो। ही प्रोपाउंडेड द सोशल इंजीनियरिंग थियरी। अब अच्छा रुकिए, यहाँ पर मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि आप ये समझिए कि हाउ द सोसाइटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द क्राइम। सोसाइटी के जरिए कैसे क्राइम क्रिएट हो जाता है, कैसे क्राइम होता है, तो सोसाइटी का उसमें रोल क्या है, जानते हो कैसे? द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी इज एक्चुअली द रूट कॉज ऑफ द न्यू क्राइम, न्यू क्रिमिनल बिहेवियर, न्यू क्रिमिनल लॉज। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी में कैसे कैसे चेंज हुए और कैसे कैसे नए नए क्राइम आए। जैसे कि आप यूं समझें कि बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी, जैसे सोसाइटी में मॉरल बदले ना, तो जो पहले क्राइम हुआ करते थे वो बाद में हट गए क्राइम होने से। द थिंग्स विच वेर criminal earlier, now they have been removed from the criminal code by the courts or by the statute itself. For example, we अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बात की थी ना कि ये जो एडल्ट्री है, होमोसेक्सुअलिटी है, 377, कोर्ट ने ही तो इनको कहा कि नाउ दे आर नो मोर क्राइम। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो ये क्या है? ये सोसाइटी के मॉरल्स हैं जो बदल गए, जिसकी वजह से क्राइम अब नए नए आ गए या कुछ क्राइम हट गए। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टडी द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। Earlier, it was a matter of pride to give the dowry and to take the dowry. But later on, when the morals of the society has been changed, now आप जानते हैं कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज देयर। कुछ सोसाइटी के मॉरल्स बदले ना तो नए क्राइम आप लेके चले आए।
सोसाइटी और कैसे रोल प्ले करती है? सोसाइटी के जरिए जैसे जैसे साइंस एंड टेक इसमें डेवलपमेंट हुआ, साइंस एंड टेक में डेवलपमेंट हुआ ना, न्यू मेडिकल इक्विपमेंट्स, तो वहीं से फिर एक नया क्राइम आ गया जिसको तुम मेडिकल नेग्लिजेंस भी कहते हो। बाद में अभी तो उस पर कई लॉ भी बने। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जितने भी हैं कुछ समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इट इज नॉट आउट ऑफ कंटेक्स्ट. So how the society is playing its role in creating the crime, that is we are studying. इसी तरीके से जैसे आप पोल्यूशन पोल्यूशन बढ़ गया ना सोसाइटी में, तो क्या हुआ? पोल्यूशन लॉज बन गए। अर्बनाइजेशन आया, अर्बनाइजेशन की वजह से फिर आपने देखा कि पोल्यूशन नाउ बिकेम वेरी सीरियस प्रॉब्लम। अच्छा ये बताइए 18th सेंचुरी में पोल्यूशन जैसी कोई चीज हुआ करती थी क्या? पोल्यूशन लॉस कहीं थे? नहीं थे। 19th सेंचुरी, अर्बनाइजेशन देयर, इंडस्ट्रियलाइजेशन बिकेम अ नॉर्म, तो फिर आपने देखा कि पोल्यूशन बिकेम द कॉन्सिक्वेंस। फिर आपने कहा कि नहीं साहब अब तो इस पे पोल्यूशन पर भी लॉज होने चाहिए। तो इसका मतलब है सोसाइटी में और डेवलपमेंट देखिए। व्हाइट कॉलर क्राइम, नाम सुना है? व्हाइट कॉलर क्राइम, ये सब सोसाइटी के डेवलपमेंट का नतीजा है। और इसी को जो रॉस्को पाउंड थे उन्होंने कहा साहब क्राइम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल चेंजेस। तो जितने भी क्राइम है वो इन्फ्लुएंस किससे होते हैं? सोशल चेंजेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक, ये इतनी बात हुई। इसको आप अपने जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है उसमें लिख लीजिएगा कि देयर कैन नॉट बी ए सिंगल definition of the crime which is universal for everywhere. Actually, the definition of the crime changes according to time and place. The crime which is a particular thing which is crime at one particular place, it may not be crime in another place. लिख लीजिए जरा कंक्लूडिंग रिमार्क, एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। नो डेफिनेशन ऑफ क्राइम, नो डेफिनेशन ऑफ क्राइम, लिख पा रहे हो ना? जल्दी से लिख लो। नो डेफिनेशन ऑफ क्राइम, एक कंक्लूडिंग रिमार्क लिखो, आगे बढ़ेंगे। नो डेफिनेशन ऑफ क्राइम which may be true, which may be true to all countries, which may be true to all countries, which may be true to all countries at all time, at all time, full stop. It is essentially a relative definition. It is essentially a relative definition of behavior. बहुत तेज बोल रहा हूँ क्या? आराम से बात करेंगे। It is essentially a relative definition of behavior. Essentially a relative definition of behavior that is constantly undergoing change. That is constantly undergoing change. That is constantly undergoing change. लिखा? लिख लिया तो बता देना। शिवम लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो यार? बहुत तेज तो नहीं बोलना है। तुम लोग बोलोगे नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। हाँ, ऑनलाइन में नहीं समझ में आता है। थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, क्योंकि यूपी की वैकेंसी वगैरह आ जाएगी तो अपना स्टेट है, बहुत लोग तो यूपी के भी रहने वाले होंगे ना, तो कोशिश की जा सकती है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन अभी भी है। बेंथम की हेडिंग थी क्या? बेंथम की डेफिनेशन अभी नहीं लिखा था क्या? बेंथम की डेफिनेशन नहीं लिखा था क्या आपने? अच्छा तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू जेरमी बेंथम। हाँ वही तो बताया तो। व्हाट the legislature has prohibited for good or bad reason is crime. Whatever the legislature has prohibited for good or bad reason is crime. यही है, देख लीजिए। चलिए, अच्छा ये हो गया।
अब हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। अब एक नेचर ऑफ क्राइम तो हो गया। नेचर ऑफ क्राइम के साथ थोड़ा सा हम लोग ये भी देख लेते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम। देख लीजिए जरा, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्राइम, ऐसे लिख लीजिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, ऐसे लिख लीजिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, ये हेडिंग डाल दीजिए। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ, जल्दी से लिखो। लिखा? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। चलो, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनल लॉ में जल्दी से लिखो। ये सब प्रीलिम्स में बहुत पूछे जाते हैं। अच्छा, खासकर यूपी वगैरह के एग्जाम में बहुत पूछता है, तो ये सब थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है। तो देखो, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है क्रिमिनल लॉ की, कोई कैसे कहा जाएगा कि दिस पर्टिकुलर बिहेवियर इज अ क्राइम, तो क्रिमिनल लॉ की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सर्टेन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उन बेसिक रिक्वायरमेंट्स में से सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है पॉलिटिकलिटी की। पॉलिटिकलिटी, पॉलिटिकलिटी। एक तो क्या मैं लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। पॉलिटिकलिटी, पॉलिटिकलिटी लिख लीजिए। पॉलिटिकलिटी जानते हैं क्या होता है? देयर मस्ट बी अ, इसको ऐसे समझिए, देयर मस्ट बी अ पॉलिटिकल एजेंसी which must declare a particular behavior as a crime if a particular thing is to be declared as a crime। लिखा दूंगा मैं, पहले समझने की कोशिश करो। देखो, कोई ना कोई ऐसी एजेंसी जरूर होनी चाहिए जो कि ये तय करे, ये बताए कि ऐसा है साहब कि ये बिहेवियर क्राइम माना जाएगा। अब वो पॉलिटिकल एजेंसी कोई भी हो सकती है। जैसे आपके यहाँ वो पॉलिटिकल एजेंसी कौन सी है, बताइए जरा जल्दी से। तो व्हाट इज द पॉलिटिकल एजेंसी? आपके यहाँ वो पॉलिटिकल एजेंसी कौन सी है? जल्दी बताओ यार, इतना समय लगता है। अच्छा, लिखने में टाइम लगता होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। हद हो गई। अच्छा चलिए, आप नहीं बताना चाहते हैं। देखिए, आपके यहाँ पॉलिटिकल एजेंसी है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर विच मेक्स द लॉ। आखिरकार नया क्रिमिनल कोड आया है, भूल भाल गए हो क्या तुम लोग सब, या सो रहे हो सब? अरे भाई, ये नया क्रिमिनल कोड आया, कौन लेके आया है? ये पॉलिटिकल एजेंसी ही तो लेके आई है, पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होती है क्रिमिनल लॉज बनाने की, बहुत सारे ऐसे होते हैं। स्टेट में क्या लॉ नहीं होते हैं क्या? गुंडा एक्ट स्टेट का एक्ट है। तो ये सारी चीजें क्या है आपके यहाँ? पॉलिटिकल एजेंसी कौन है? दैट पॉलिटिकल एजेंसी इज स्टेट और यूनियन लेजिस्लेचर, जनरली इट इज अ पार्लियामेंट, or the state legislature which is the parliament agency in your country which decides that particular behavior is a crime now। that political agency may be of any kind, it may be आप ये समझिए कि ये क्या कहते हैं, किंग के फॉर्म में भी हो सकता है। लेजिस्लेचर हो, चाहे पुराने टाइम में किंग हुआ करते थे ना, तो वो भी तो डिक्लेयर करते थे कि ऐसे करोगे तो, चोरी करोगे तो हाथ काट लेंगे। जैसे आपके यहाँ पॉलिटिकल एजेंसी दूसरी है, अरब में पॉलिटिकल एजेंसी दूसरी है, वहां पर जैसे किंग सुल्तान, स्टिल देयर इज अ किंग। तो वो जो किंग है उनके पास पावर है ना वहां पर, तो पॉलिटिकल एजेंसी के नाम पर किंग है वहां पर। तुम लोग नहीं समझ रहे हो क्या यार? लिख लो, पता नहीं तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो, क्राइम इज अ बिहेवियर डिक्लेयर्ड बाय, क्राइम इज अ बिहेवियर डिक्लेयर्ड बाय, ऐसे लिखना, क्राइम इज अ बिहेवियर सो डिक्लेयर्ड बाय द पॉलिटिकल एजेंसी।
crime is a behavior so declared by the political agency. The political agency, full stop देके आगे लिखो, the political agency may be of any kind, may be of any kind. For example, king or state or legislature. The political agency may be of any kind. For example, it may be in the form of king, comma, state, comma, legislature, etc. क्या हो गया यार, बड़े चुपचाप से हो सबके सब। मैं अपनी बात तो समझा पा रहा हूँ ना आपको। अभी ज्यादा हो रहा है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया? ठीक है, मतलब सब समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। हाँ ठीक। नहीं, कोई कुछ लिख उख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है कि ठीक है। एक्चुअली ऑनलाइन में क्या होता है ना कि ये भी नहीं समझ में आता कि सिस्टम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो आई होप कि सिस्टम ठीक ठाक चल रहा है। हाँ जी। चलिए ठीक। हाँ। अच्छा अच्छा। अब दिख गया, अब दिख गया। अब दिख गया मैसेज। मेरी गलती थी। हाँ। तो मैं आपको पॉलिटिकल एजेंसी के बारे में बता रहा था, तो पॉलिटिकल एजेंसी तो हो गया कंप्लीट। अच्छा, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पनिशमेंट गिवन बाय फादर एंड पनिशमेंट गिवन बाय स्टेट। एक पॉलिटिकल एजेंसी जब पनिशमेंट देगी तो वो क्राइम की वजह से देगी। इसमें मैं अगर घर पे लेट पहुंचे और मुझे शाम को खाना न मिले, ये भी एक तरीके का पनिशमेंट ही तो है। मेरे फादर ने मुझे वो पनिशमेंट दी, बट इज इट अ क्राइम? नो, देयर इज नो पॉलिटिकल एजेंसी बिहाइंड दैट। हो सकता है मुझे 4 डंडे भी लग जाएं, पर फिर भी ये क्राइम नहीं किया है मैंने। क्यों? बिकॉज पॉलिटिकल एजेंसी इज नॉट देयर विच हैज डिक्लेयर्ड द क्राइम। वो पर्टिकुलर एक्ट को क्राइम डिक्लेयर नहीं किया गया है। जिस दिन अगर स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, किंग ने डिक्लेयर कर दिया या पार्लियामेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि जो भी घर पे 8 बजे के बाद पहुंचेगा उसको खाना मत देना, 4 डंडे मारना। अब घर पे देर देर से पहुंचेगा और वो जो 4 डंडे मिले, वो क्या है? वो क्राइम किया है मैंने, इसलिए मिले हैं। और अगर ऐसे घर पे रोज देर से जा रहा, रोज 4 डंडे खा रहे हैं, लेकिन वो क्राइम नहीं है। पनिशमेंट तो है लेकिन क्राइम नहीं है। बिना क्राइम के भी तो पनिशमेंट होती है। होती है, क्योंकि जब तक क्राइम डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक वो क्राइम है ही नहीं। तो पहली तो ये बात हो गई। इसी से कनेक्टेड दूसरी चीज भी देख लीजिए आप लोग। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप जो ये दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, आप लिखिए, नल्ला पोइना सिने लिगी। मैं लिख देता हूं इसको। ये पूछा गया क्वेश्चन है। नल्ला पोइना सिने लिगी का मतलब होता है, ये दूसरा प्रिंसिपल है। इट मीन्स, इट मीन्स देयर कैन बी नो पेनल्टी विदाउट लॉ। नो पेनल्टी विदाउट लॉ। लिख लीजिए, देयर कैन बी नो पेनल्टी विदाउट, सीने का मतलब होता है विदाउट, लीगी का मतलब होता है लेजिस्लेशन। तो नो पेनाल्टी, पोइना का मतलब पेनाल्टी, नल्ला का मतलब नो। नो पेनाल्टी विदाउट लॉ। नो पेनाल्टी विदाउट लॉ। जानते हो ये क्या है? ये आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 में यही बात लिखी गई है। जब तुम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, बाद में हम लोग पढ़ेंगे भी, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1 एक्चुअली इट प्रोवाइड्स दिस वेरी रूल। जैसे सपोज करिए, अब ध्यान सुनिए, इसका एग्जांपल देखिए। डाउरी हैज ऑलवेज बीन प्रैक्टिस
सिंस वेरी एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत समय से, पुराने समय से ही डाउरी एक प्रैक्टिस बनी रही। कहते हैं पहली बार डाउरी अगस्त ऋषि ने दी थी, उस समय उसका मतलब कुछ दूसरा हुआ करता था। बट इट इज अ वेरी ओल्ड प्रैक्टिस दैट इज फाइनल। इट वॉज अप्रूव्ड इन द सोसाइटी, बट इन ईयर 1961 इफ आई एम करेक्ट, तो 1961 में जाकर के आपने डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लेके चले आया। तो प्रायर टू 1961 क्या डाउरी बंद थी? नहीं, तब भी ली जाती थी। तो क्या जो 1900, अच्छा एक चीज सपोज करिए कि जैसे सपोज करिए कि 1 अप्रैल 1961 को डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आ गया और मैंने 31 मार्च को अपनी शादी की और मैंने खूब डाउरी ली। 1 अप्रैल को नोटिफाई हुआ है, 1 अप्रैल को नोटिफाई हुआ है और मैंने 31 मार्च को खूब डाउरी ले ली, जानते हुए कि अब कल की डेट से इसको नोटिफाई करने वाले हैं। क्या मैंने कोई ऑफेंस किया है? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है भाई? बिकॉज उस टाइम पर कोई लॉ ऐसा नहीं था विच वॉज एक्चुअली रिस्ट्रिक्टिंग मी। उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था विच वॉज प्रोहिबिटिंग मी फ्रॉम टेकिंग डाउरी। तो ध्यान रखें, ये यूपी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, आपसे ही पूछ लिया था कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब कुछ नहीं होता, इसका मतलब यही होता है कि नो पेनल्टी विदाउट लॉ। अगर लॉ नहीं है तो आप पनिश किसी को नहीं कर सकते हैं। सपोज करें कि कल की डेट में लेजिस्लेचर ने मर्डर की डेफिनेशन को हटा दिया, मर्डर का ऑफेंस हटा दिया, तो मर्डर का ऑफेंस हटा दिया तो साहब मर्डर अब करने पर ऑफेंस नहीं है, हर कोई मर्डर करे, कोई बात नहीं। समझ रहे हो ना? इसी तरीके से अब 3 प्रिंसिपल्स हैं, वो तीनों हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 20 के तीनों हिस्से ही हैं, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, तीनों को देख लीजिए। एक दूसरा जो कहा जाता है, लिखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, तीसरा प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। लिखिए प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। प्रोटेक्शन, तुम लोग ब्रैकेट में लिखते जाना, जैसे नल्ला पोना सीने लेके लिखे ना, तो लिख देना कि दिस प्रिंसिपल इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 20 सब क्लॉज 1। ब्रैकेट में 20 सब क्लॉज 1 लिख लेना, भूलना नहीं, पूछा जाता है आपसे कई बार। और जो दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा था यार? हाँ, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। तो 20 सब क्लॉज 2 में यही बात लिखी गई है। इसको याद भी करने का बड़ा आसान तरीका है, डबल को 2 से याद करना, डबल मतलब 2। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी कहां पर है? 20 सब क्लॉज 2 में। मींस फॉर वन ऑफेंस यू कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर 2 टाइम्स। एक ही अपराध के लिए 2 बार तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। एक बार सजा मिल गई तो दोबारा फिर नहीं मिलेगी। फॉर वन ऑफेंस यू आर नॉट टू बी पनिश्ड ट्वाइस। यही है क्या? प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी। ठीक, थर्ड लिखिए, तीसरा भी लिख लीजिए इसी पे। 20 सब क्लॉज 3 है, एक साथ ही इन तीनों को लिख लीजिए। नो पर्सन टू बी नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। इसको कहते हैं क्या कहते हैं, इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन फ्रॉम, क्या बोलते हैं यार इसको, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। हाँ अभी, अरे वेरी गुड, थैंक यू। मुझे हालांकि याद आया लेकिन देर में याद आया। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। नो पर्सन शैल बी compelled to give evidence against himself. This is a protection against self incrimination.
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। ये शिवम ने भी बड़ा सही जवाब दिया। हाँ श्वेता, अच्छा, ठीक ठीक ठीक। आप लोग जानते तो हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, सभी लोग जानते हैं आप लोग, कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिमिनल लॉ का ये प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को बताइए क्यों बना है, इस प्रिंसिपल को के बनाने के पीछे का रीजन बता सकते हैं? कोई बता सकता है? हालांकि आप बता नहीं पाएंगे, आप बहुत लंबा इधर उधर लिखेंगे। शायद क्लास होती तो हम लोग बड़ा अच्छे से इसको डिस्कशन करते। आप जो भी बताएं, आप में से कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नहीं जानते, और कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि वो जानते हैं। चलिए, इसका जवाब सबके लिए है। देखिए, अगर आप इस प्रिंसिपल को हटा देंगे ना, देन द एंटायर फेयर ट्रायल विल बी अ जोक एक्चुअली। फिर कभी फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। क्योंकि जानते हो, अगर तुम सेल्फ इंक्रिमिनेशन को नहीं रोक पाते हो, अपने विरुद्ध साक्ष्य देने से जो रोकने की बात की गई है, देन द पुलिस इज हैविंग ऑल द पावर। 5 मिनट में केस सॉल्व होगा। मैं किसी टाइम में चोरी करता था, आई वॉज इन द हैबिट ऑफ स्टीलिंग, बट नाउ आई हैव लेफ्ट दैट हैबिट। अब मैंने छोड़ दिया है वो सब। कोई चोरी होगी, पुलिस मुझे ही पकड़ के ले जाएगी। They will ask a simple question: have you committed theft? I will say no, I have not. And then they will do a magic trick. They will just give me a tight slap. कान के नीचे एक लगा देंगे खींच के, कहेंगे अब याद करो। मुझे तुरंत याद आ जाएगा, हाँ हाँ मैंने ही तो किया था। बस, चोरी सॉल्व हो गई। समझ गए? ट्रायल खत्म। तो अगर आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को नहीं रोकते हैं, तो कभी भी फेयर ट्रायल नहीं हो पाएगा। इसीलिए किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बिकॉज स्टेट इज वेरी वेरी पावरफुल, इट कैन डू। तो लॉ ने ही कहा कि नहीं, फोर्सफुल टेस्टिमनीज आर ऑफ नो वैल्यू। यहां तक तो हुआ? अच्छा जी साहब, तो यहां तक तो हमने देख लिया। तो 3-4 प्रिंसिपल हुए कि नहीं हुए जी? कितने प्रिंसिपल हुए, जल्दी बताओ। और दाऊद, तुम बहुत गड़बड़ नहीं करो यार, अब तो एलएलबी पास हो गए हैं, स्टूडेंट भी नहीं रह गए अब तो तुम। यू आर एडवोकेट, तो आप अब आप एडवोकेट हैं। इस पे शिवम में बात करूंगा आर्टिकल 20 जब पढ़ाऊंगा तब। अभी इस पर जवाब नहीं, इस पर क्वेश्चन है और बहुत सारे केसेस हैं। थोड़ा सा अपना दाऊद अपने आप को थोड़ा सा बेहतर कर लें, ज्यादा बेहतर होगा, बाकी मर्जी आपकी। अच्छा जी, तो ये तो हो गई बात पॉलिटिकलिटी की हो गई। और अभी आप जो कन्फेशन करते हैं, तो फिर अब क्यों अभी लॉ में जाना, अभी मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ। एविडेंस एक्ट नहीं याद है आपको? आर्ट सेक्शन 24, सेक्शन 25, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, दैट इज ऑफ इररिलेवेंट। किसी भी प्रकार से वो जो है वैलिड नहीं है। ये हम लोग नहीं पढ़ा है? तो क्यों ऐसा है? दैट इज एक्चुअली because the principle is that police is very very notorious. There is a likelihood that police may use the third degree method in order to extract the confession. तो कन्फेशन लेने के लिए पुलिस वाले किस हद तक जा सकते हैं, ये बात तो एक अपनी जगह होगी, पर मार खाने के डर से हम तुरंत ही बोल देंगे। तो उससे अच्छा है तो पहले ही लॉ ने कह दिया कि ठीक है, पुलिस कुछ भी लिखवा के ले आए, हम नहीं मानते, बात खत्म। आप अगर मुझे पुलिस पकड़ के ले जाएगी और मैं लॉ जानता हूं, तो मैं एक शब्द नहीं, मैं तुरंत कहूंगा साहब जितना आप कह रहे हैं मैं सब मानता हूं। मार कौन खाएगा यार बैठ करके? वहीं बैठ करके चार चार थप्पड़ थप्पड़ मारेंगे।
सनी देओल थोड़े हैं कि वहां पकड़ करके और चेन से बांध देंगे हाथ पैर और हम उसके बाद बॉडी दिखाएंगे, ओ ये देखो, चिल्लाएंगे तो सब चेन टूट जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत मारते हैं सब, और सनी देओल वेल कुछ नहीं होते, बहुत पिटाई होती है उधर। डरते हैं बस खाली वही पॉलिटिशियन से, इन सब से। पुलिस भी हमारी ही आपकी तरह तो है, और क्या है। खैर, तो कितने हुए यार जल्दी बताओ, तो 4 हो गए मुझे लग रहा है। उसके बाद स्पेसिफिसिटी आप लिखिए जल्दी से, स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब। हाँ अच्छा, ये जो पहला वाला था इसका एग्जांपल वगैरह लिखा कि नहीं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट वगैरह इसी एग्जांपल में हो जाएंगे, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो तुम लोग? लिखते जाना, और अगर खाली कहानी सुन रहे हो तो बहुत पीटेंगे। फिर स्पेसिफिसिटी लिख लो, स्पेसिफिक होना चाहिए क्राइम। क्राइम जो है स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? इट मस्ट नॉट बी वेग, द डेफिनेशन मस्ट बी वेरी क्लियर, अनएम्बिगुअस। जैसे अगर आप मर्डर की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरी होमिसाइड इज नॉट मर्डर। हर एक मर्डर होमिसाइड मर्डर नहीं, कल्पेबल मत जोड़ दीजिएगा। थेफ्ट है, एवरी टेकिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इज नॉट थेफ्ट, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है ना। तो स्पेसिफिक ऑफेंस है, बस इतना ही लिख लीजिए। उसके बाद अगला है, लिखिए 5 हो गए ना। नेक्स्ट लिखिए, यूनिफॉर्मिटी मस्ट बी देयर बट यूनिवर्सलिटी इज नॉट पॉसिबल। अभी थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कशन कर चुका हूं, दोबारा डिस्कशन नहीं करूंगा। क्राइम यूनिफॉर्म हो सकता है, यूनिवर्सल नहीं हो सकता है। एक ऑफेंस मैंने भी आपको समझाया कि वन ऑफेंस, जैसे हमारे यहाँ अभी एडल्ट्री हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ ऑफेंसेस, आईपीसी से हटा दी गई है, आईपीसी में ऑफेंस नहीं है। बट इन अरबिक कंट्रीज, अरबियन सिस्टम, वहां पर एडल्ट्री इज स्टिल वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस, बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो हमारे डेवलपमेंट का हिस्सा उनसे थोड़ा अलग है, हम उनसे ज्यादा कह सकते हैं, या जो भी है, हम डेवलपमेंट हमारा अलग है। तो इसका मतलब है कि यूनिफॉर्म हो सकता है, जैसे यूनिफॉर्मिटी और यूनिवर्सलिटी में डिफरेंस है। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है इफ द डेफिनेशन ऑफ मर्डर इज देयर, तो मर्डर की जो डेफिनेशन होगी वो ऑल और इंडिया में एक ही डेफिनेशन है ना, कि अगर कोई मर्डर यूपी में मर्डर माना जाएगा तो वो वेस्ट बंगाल में भी मर्डर माना जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये पर्टिकुलर offense is declared to be murder in UP but in West Bengal it is not declared as a murder। जो चीज मर्डर है वो मर्डर रहेगी। तो यूनिफॉर्म तो है बट यूनिवर्सल नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो हमारे यहाँ ऑफेंस जरूरी नहीं उनके यहाँ ऑफेंस हो। जैसे बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर कि होमोसेक्सुअलिटी इज स्टिल अ वेरी सीरियस ऑफेंस। हाँ, तो यूनिफॉर्मिटी इज देयर बट नॉट द यूनिवर्सैलिटी। नेक्स्ट देखिए, देयर मस्ट बी पिनल सैंक्शन या देयर मस्ट बी पनिशमेंट। देयर मस्ट बी पनिशमेंट। पनिशमेंट के बारे में मैं आपको पनिशमेंट के चैप्टर में पढ़ाऊंगा, पनिशमेंट की थियरीज हैं पनिशमेंट की आपके। और पनिशमेंट नाउ, पनिशमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज व्हाट वाज द बेसिक क्रिटिसिज्म ऑफ क्रिमिनल लॉ। जब जो लोग आईपीसी मुझसे पढ़ चुके हैं तो मैं आपसे हमेशा कहता था कि आईपीसी मजाक है एक तरीके से, खासकर ये जो मॉनेटरी पनिशमेंट के मामले में। भाई 1862 में आप 5 रुपए का फाइन लगा रहे हैं इफ यू हैव कमिटेड मिस अप्रोप्रिएशन, या मान लीजिए मिसचीफ। कितने रुपए तक की प्रॉपर्टी? 10 रुपए तक की प्रॉपर्टी, 100 रुपए तक की प्रॉपर्टी। आज की डेट में 100 रुपए में कौन सी प्रॉपर्टी आती है यार? वो सब चेंज हो जाना चाहिए था, वो चेंज हो भी गए। तो इसका मतलब पनिशमेंट के मामले में रिफॉर्मेशन की जरूरत थी और वो रिफॉर्म किए गए। फिलहाल हमारा पर्पज सिर्फ इतना है कि देयर मस्ट बी पनिशमेंट, देयर मस्ट बी पिनल सैंक्शन। एक पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड होगी फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस। पनिशमेंट के बिना कोई चीज ऑफेंस नहीं हो सकती है। समझ गए? अच्छा, यहीं पर एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अर्लियर वन क्रिटिसिज्म वाज देयर, वेरी वेरी इफेक्टिव क्रिटिसिज्म, एक बिल्कुल सही क्रिटिसिज्म था, जेन्युइन क्रिटिसिज्म ऑफ आईपीसी, दैट इट वाज नॉट गिविंग यू एनी ऑप्शन ऑफ रिफॉर्मेशन। छोटे छोटे ऑफेंसेस में भी पनिशमेंट मिल जाती थी। एंड इट वाज फाउंड दैट यू आर ऑलवेज अटैच्ड विद अ स्टिग्मा। एक बार अगर मैं 2 दिन के लिए भी जेल में चला गया तो एक स्टिग्मा मेरे साथ अटैच हो जाएगा।
कि मैंने ये ऑफेंस किया है। नाउ इन योर न्यू कोड कुछ अच्छी चीजें हुई हैं नए कोड में। न्यू कोड देयर हैज बीन सम न्यू टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, नहीं कहूंगा मैं उनको, उनको कहूंगा कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विसेज की जो है, इन इंस्टेड ऑफ गिविंग पनिशमेंट, द प्रोविजंस ऑफ कम्युनिटी सर्विस हैज बीन इंक्लूडेड। जैसे आप लोग जानते हैं, एक बार मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अब तो आप लोग जानते भी नहीं हो, तब मैं काफी छोटा था, मतलब अब लॉ नहीं जानते थे, एलएलबी भी नहीं किए थे, हमको लगता है हम इंटरमीडिएट में पढ़े, तब की वो न्यूज मुझे याद है। ब्रिटनी स्पियर्स, आप तो, आप लोग नाम तो खैर जानते ही होंगे, एक जमाने में बड़ी पॉपुलर हुआ करती थी वो। तो ब्रिटनी स्पियर्स का ये मैंने पढ़ा था, आई डोंट नो कि वेदर इट इज ट्रू और नॉट। मैंने ये पढ़ा था कि उन्होंने रेलवे स्टेशन पर, वहां पर कुछ उन्होंने कुछ केले के छिलके वगैरह फेंक दिए थे, लिटरिंग वगैरह ऐसे की थी ना, गंदगी फैलाई थी। शी वॉज प्रोसिक्यूटेड एंड जज गिव द पनिशमेंट ऑफ 1 वीक ऑफ, जो क्या कहते हैं इसको, 1 हफ्ते जज ने ये पनिशमेंट दे दी कि आप प्लेटफॉर्म पे क्लीनिंग का काम करें, so that you should understand how the person who is involved in the process of cleaning he feels, तब आपको इसकी कीमत समझ में आ जाएगी। दीज आर वेरी वेरी इफेक्टिव पनिशमेंट, बहुत बढ़िया पनिशमेंट होती है ये सब, अगर दिया जा सके तो। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ अगर इसको थोड़ा, जजेस को इस मामले में फ्री करना चाहिए, लेकिन यही है कि अजीब अजीब तो पनिशमेंट मिलने लगेंगी, ये भी तो एक खतरा है। मान लीजिए वो बनारस में जब जाइए तो बड़ा पान वान खा के थूकते रहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए सड़क पर कोई थूके तो उसको पनिशमेंट यही मिलनी चाहिए कि उसके घर में 1 हफ्ते तक सब जगह थूक दे। फील होना चाहिए कि देखो कैसा लगता है अगर कहीं साफ जगह पे थूक देते। खैर, तो हो गया पिनल सैंक्शन, समझ गए। पेनल्टी पे या पनिशमेंट पे मैं बाद में बात करूंगा आपसे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउ। तो मैं इस पे थियरीज वगैरह बाद में पढ़ाऊंगा, अभी अभी नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक अगला थियरी देखिए या प्रिंसिपल देखिए, एक और प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। वी हैव डिस्कस्ड दिस प्रिंसिपल, हैवंट वी? है। जब मैं आपको सिविल और क्रिमिनल लॉ के बीच में डिफरेंस पढ़ा रहा था, तभी मैंने आपसे कहा था कि ये प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है, सिविल लॉ में ऐसा कोई प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। व्हाट इज प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वी हैव डिस्कस्ड। तो ये लिख लीजिए, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। डाउट, ठीक है। क्लासेस कर लो दाऊद, अच्छा रेगुलरली कर लो, तो वो जो है तुम्हारे प्रैक्टिस में भी काम आएगी, ऐसी बात नहीं है। जब हमारा कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर रहता है ना, तो बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिस की हुई है, तो मुझे पता है। तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड, हाँ जी बिल्कुल, शिवम बिल्कुल ठीक बात है, इन फेवर ऑफ एक्यूज्ड। और नेक्स्ट देखिए इसी अगला पॉइंट, अब इसी से कनेक्टेड सारी चीजें होंगी। बेनिफिट ऑफ डाउट शैल बी ऑलवेज इन द फेवर ऑफ एक्यूज्ड। बेनिफिट ऑफ डाउट shall always go in favor of accused. Benefit of doubt shall always go in favor of accused. ये भी जानते हैं आप लोग, वी हैव डिस्कस्ड कि अगर जरा भी कोई डाउट होगा तो वो हमेशा किसके फेवर में जाएगा, एक्यूज्ड के फेवर में जाएगा। और इसी से कनेक्टेड अगला प्रिंसिपल था कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन, यही तो था, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। तुम लोग समझ तो रहे हो ना, क्योंकि ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं अब इस पे दोबारा बात नहीं करूंगा। क्यों श्वेता, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आएगा तो बोल देना, एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन, लाइज ऑन प्रोसिक्यूशन। नेक्स्ट लिखिए इसी में, नहीं इसमें नहीं, अगला पॉइंट, जितने भी हो रहे होंगे मुझे नहीं पता है, 7 8 कितने हो गए पता नहीं। नेक्स्ट लिखिए,
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अभी नहीं लिखा ना, अभी नहीं लिखा है, लिखो अगला। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव हिज केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सिविल लॉ में यही क्या होता है, प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वहां नहीं चलता है। इन criminal law, prosecution has to prove his case beyond reasonable doubt. Beyond reasonable doubt. We have discussed beyond reasonable doubt, haven't we? मैं कई बार इसको डिस्कस कर चुका हूं और मैंने एक वर्किंग एग्जांपल बनाया अपनी जिंदगी में। अच्छा एग्जांपल है, हर बार मुझे समझ में आता है उससे। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा, आप समझ जाएंगे। देखिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है, समझे। तो क्रिमिनल लॉ के प्रिंसिपल में प्रोसिक्यूशन को अपना केस इस लिमिट तक प्रूफ करना होता है जहां डाउट की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। अब डाउट की पॉसिबिलिटी कैसे खत्म हो जाएगी, देखो। जैसे सपोज करो, मैं कई लोगों को एग्जांपल दे चुका हूं, इसको कई लोग सुन भी चुके हैं। सपोज करें देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी में एक डिस्प्यूट है। हस्बैंड वेंट टू वाइफ हाउस ऑफ वाइफ, वाइफ अपने मायके में रह रही है, वाइफ इज लिविंग विद हर फादर एंड मदर, पेरेंट्स के साथ रहती है। हस्बैंड वेंट देयर टू मीट द वाइफ। सडनली द फैमिली मेंबर्स दे हर्ड द क्राइंग ऑफ वाइफ, उन्होंने रोने की आवाज सुनी, पत्नी की चिल्लाने की आवाज सुनी, क्राइज ऑफ वाइफ। दे रश्ड into the room and they found that wife is on the bed. She was poked with a knife and she is full of blood. बिल्कुल चारों तरफ खून ही खून है उसके। And the husband is actually having knife in his hand. प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पूरी कि पति और पत्नी में विवाद थे, मोटिव हो गया, घर में कमरे में गया, उस समय कमरे में कोई नहीं था, अपॉर्चुनिटी हो गई। एविडेंस में यही सब पढ़ोगे तुम बाद में। और इस अपॉर्चुनिटी का यूज किया इन्होंने, चाकू से मार दिया। चिल्लाने की आवाज पर सब लोग गए और देखा तो चाकू किसके हाथ में था, हस्बैंड के हाथ। एंड हस्बैंड वाज ट्राइंग टू जंप फ्रॉम द विंडो, विंडो से जंप करने की कोशिश कर रहा था, विंडो के पास खड़ा था, तब तक हम लोगों ने पकड़ लिया। प्रोसिक्यूशन की स्टोरी कंप्लीट हो गई। प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड इट्स केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हो गया कि नहीं हो गया, जल्दी बोलो। अगर तुम्हारे सामने ये स्टोरी रखें तो तुम्हें क्या लगेगा, मर्डर किसने किया? हद हो भैया, आपके सामने यही हाँ, प्राइमा फेसाई हस्बैंड है, प्राइमा फेसाई हस्बैंड है। तो प्रोसिक्यूशन ने अपना केस तो ऑलमोस्ट प्रूव कर दिया ना। लेकिन जब हस्बैंड की बारी आई तो हस्बैंड ने कहा नहीं, when I went into room I found there was another man। हम जब कमरे में गए तो हमने देखा कोई एक और आदमी था। एंड ही was in the argument with my wife। और जैसे ही मुझको उसने देखा तो उसके हाथ में चाकू था, उसने वो चाकू मेरी वाइफ को मार दिया। अच्छा, तो आपके हाथ में चाकू कैसे है? आई ट्राई टू सेव द वाइफ एंड इन ऑर्डर टू सेव आई जस्ट अनप्लग द नाइफ, मैंने उसकी बॉडी से वो नाइफ निकाल दिया घबराहट में। और मैं ये साबित कर सकता हूं वहां पर एक और आदमी था, क्योंकि भागने के दौरान उसके बाल का एक हिस्सा मेरे हाथ में आ गया, सर का बाल मेरे हाथ में था। और मान लीजिए कि बॉडी में नाखून, बॉडी के उसके कुछ खरोंच गए तो उसका उसका एक पार्ट था। बाद में डीएनए टेस्टिंग की गई, साइंटिफिक एविडेंसेस लिए गए तो पता चला यस, बाल का टुकड़ा उनके हाथ में मिला, नाखून में किसी थर्ड पर्सन की
मांस या जो भी कह लीजिए वो मिला। ये सब चीजें क्या है? अब उसने ये साबित किया, साबित तो कोई नहीं कर पा रहा है ना। प्रोसिक्यूशन ने प्राइमा फेसाई अपनी बात साबित की, लेकिन उसमें एक डाउट क्रिएट कर दिया है। अपनी बात साबित नहीं कर पाया हस्बैंड, लेकिन एक डाउट क्रिएट कर दिया कि नहीं स्टोरी के जरिए, और रीजनेबल डाउट है, रीजनेबल डाउट है। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि तुम वाई आर यू, वाई वेर यू देयर ऑन द विंडो? तो उसने कहा कि एक्चुअली द पर्सन वाज हैड जंप्ड फ्रॉम द विंडो, आई ट्राई टू कैच हिम। और जब तक उसको जाते पकड़ने के लिए, तब तक ये लोग आ गए मुझे पकड़ने के लिए, और इन्होंने मुझे पकड़ लिया। एक स्टोरी बनी कि नहीं बनी, बस अब ये बताओ। और डाउट क्रिएट हुआ ना इस स्टोरी में। हस्बैंड अपने पार्ट पर, देखो प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात की, डिफेंस का काम क्या था? एक डाउट क्रिएट करने का। बस वो डाउट क्रिएट कर दिया हस्बैंड ने, उसका काम खत्म। क्यों? क्योंकि नाउ प्रोसिक्यूशन हैज नॉट प्रूव्ड इट्स केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। अब प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं साबित कर पाया है। एक्यूज्ड क्या होगा? एक्यूज्ड शैल गेट द बेनिफिट। हमेशा इसका बेनिफिट कौन जाएगा? एक्यूज देगा। आप समझ में आया? लेकिन वहीं सिविल के केस में क्या होता? सिविल के केस में प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ज्यादा गवाह कौन लेके आ रहा है, सही गवाह किसके पास है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एंड प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? एविडेंस एक्ट में पढ़ते हो ये सब। तुम लोग यस लिखा करो, नहीं देंगे। हम्म, चलिए। हाँ, एक और पॉइंट लिखिए। कितने पॉइंट हुए आज? कितने पॉइंट हुए? 11 हो गए? अच्छा। हाँ, चलो एक और लिखो जरा। लिखो, प्रोपोर्शनैलिटी इन, प्रोपोर्शनैलिटी इन, प्रोपोर्शनैलिटी इन severity of severity of punishment, proportionality in severity of punishment, severity of punishment and seriousness of crime, and seriousness of crime, and seriousness of crime। बहुत आसान है, इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। जितना सीरियस क्राइम करोगे, जितना सीवियर क्राइम करोगे, उतना ही सीवियर पनिशमेंट मिलेगी। ये दोनों प्रोपोर्शनेट चलते हैं। चोरी करोगे 2 साल 3 साल की पनिशमेंट, मर्डर करोगे लाइफ टाइम कन्विक्शन और डेथ पनिशमेंट। जितना सीरियस क्राइम उतना सीरियस पनिशमेंट। क्लियर हो गया ना? ये क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है। क्लियर? यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी बोलो यार। हाँ, ठीक है। तो अगली हेडिंग डालेंगे हम लोग, एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। इस पर मैं कल डिस्कशन करूंगा, और इसको लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएंगे, और इंटरव्यू में भी आएंगे। कौन सा? एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। इस पर कल डिस्कशन करेंगे। कितने एलिमेंट्स हैं, 7 8 जितने भी होंगे, कल डिस्कशन करेंगे, और कल इसको खत्म भी करूंगा एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को। तो हम लोग ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं, बस आप पढ़ते रहेंगे। और सैटरडे को टेस्ट रखेंगे हम। उसका तरीका क्या होगा मैंने सोचा नहीं है, पर गूगल शीट पर मोस्ट प्रोबेबली मैं टेस्ट रखूंगा। और आपकी मर्जी है तो आप भाग जाएं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं अपना काम पूरा करूंगा। भागेंगे तो आप अपने लिए भागेंगे, मेरा क्या करेंगे। तो टेस्ट रखेंगे, और प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी, दोनों। अभी जितना भी पढ़ाएंगे उसी में क्वेश्चन छोटे छोटे भी दे सकते हैं, बड़े भी देंगे। अभी मैं थोड़ा उसका एक तैयार कर लेता हूँ, मुझे क्या करना है, फिर उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए।
ठीक है, थोड़ी देर बाद हम लोग मिलते हैं, 5 मिनट बाद हम लोग सीपीसी की क्लास करते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, वी शैल मीट आफ्टर 5 minutes.